गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेपर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन वन। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। ये बैकबोन पेपर है इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई ब्रांच के लिए, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके, फिर सेल, एनटीपीसी, आईओसीएल, ठीक है, जितना महारत्ना या नवरत्ना कंपनी है, ठीक है, फिर आईओसीएल, ओके, तो सभी में से यहाँ से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फोकस करना है कि इस पेपर पे ज़्यादा कमेंट करें। इंटरव्यू में भी आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू भी दिया है, ओके, तो इसमें यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं डिस्कस करूँगा पढ़ाते वक्त, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना इस पेपर पे, ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है आपका बच्चों, ओके। तो इसमें करना क्या है आपको, इस पेपर में आपको पढ़ना क्या है, तो ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन वन जो पेपर है बच्चों, ये बैकबोन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो हम सेमेस्टर का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या क्या आपके सिलेबस में है, ओके। तो आपके सिलेबस में जो है बच्चों, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सिलेबस में आपका क्या है तो देखते हैं हम लोग। यहाँ भी आपका जो क्वेश्चन आने वाला है 80 मार्क्स प्लस 20, 80 आपका थ्योरी रहेगा, 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल मार्क्स का 20 नंबर, 80 क्वेश्चंस थ्योरी पार्ट जो कि एक्सटर्नल एग्जाम में होता है, 20 मार्क्स इंटरनल है, ओके। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका, आपका सिलेबस क्या है मशीन वन का, ओके बच्चों। तो मशीन वन का जो सिलेबस है, पहला पोर्शन जो है वो चैप्टर वन जो है वो डीसी जनरेटर है बच्चों। डीसी जनरेटर मतलब आपको डीसी मशीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, डीसी मशीन के बारे में यहाँ डिस्कस करना है। तो डीसी मशीन का ही दो पार्ट होता है, एक डीसी जनरेटर होता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है डीसी मोटर होता है, ओके। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दो पार्ट करेंगे, ओके। तो आपको सिलेबस में यही है, डीसी जनरेटर मतलब डीसी मशीन का दोनों पार्ट शायद यहाँ पे पढ़ना है आपको सिलेबस में, ओके। तो डीसी जनरेटर में क्या क्या करना है हम लोग वो देखते हैं। पहले डीसी जनरेटर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये मैं अभी तो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा टर्म जो है यहाँ पे मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड डीसी जनरेटर, ठीक है। इसका हम लोग प्रिंसिपल ऑपरेशन करेंगे, एक इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मैं जस्ट ओवरव्यू जस्ट ऐसे ही बता देता हूँ, ये फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल पे वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम क्या है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, रोटर जैसे आर्मेचर होता है, रोटर को ही आर्मेचर भी बोलते हैं हम लोग, तो वो सारा डिस्कस करेंगे, ओके। हम लोग स्टेटर, रोटर, ठीक है। फिर आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर का जो वाइंडिंग किया गया है तो उसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका बैक पिच, फ्रंट पिच, छोटा टर्म है, रिजल्टेंट पिच, ठीक है। कमेंटेटर पिच क्या होता है, तो ये 1.3 को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल में जैसे लैप वाइंडिंग क्या है, वेव वाइंडिंग क्या है, तो इस पे प्रॉब्लम्स ऑन वाइंडिंग डायग्राम, इस पे वाइंडिंग डायग्राम से न्यूमेरिकल आता है। तो लैप वाइंडिंग जहाँ पे ए इक्वल टू पी हो जाता है, आर्मेचर का पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, ए इक्वल टू आर्मेचर का पैरेलल पाथ 2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों, लेकिन पहले हम लोग क्या करने देख रहे हैं कि लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग में अंतर क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द 1.4। अब क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन है। तो डीसी मशीन का अब टाइप्स बोला गया है यहाँ पे। तो क्या है, शंट जनरेटर जैसे होगा, सीरीज जनरेटर होगा, कंपाउंड जनरेटर, तो 3 मेनली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसमें आर्मेचर रिएक्शन पढ़ना है डीसी मशीन का, एंड कम्यूटेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है इसका। आर्मेचर रिएक्शन, ये जो 1.6 सिलेबस है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन ऑफ डीसी मशीन और कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशन क्या है, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ कम्यूटेशन क्या कहलाता है, ये कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने का प्रोसेस है। रेजिस्टेंस मेथड और ईएमएफ कम्यूटेशन, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और ईएमएफ कम्यूटेशन। फिर इंटरपोल्स क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे, ये कैसे न्यूट्रलाइज करता है आर्मेचर रिएक्शन को, ठीक है। मैकेनिकल वाइब्रेशन जो भी है टर्म, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे जब डिस्कस करेंगे पूरा, तो वो उसमें हम पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा इसको, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर एंड यूजेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स,
इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर का। इसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईएमएफ क्या है। ठीक है, तो हम लोग इस सारा सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिफरेंट लेक्चर वीडियो के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द दिस इज कॉल्ड लॉसेस एंड एफिशिएंसी। तो लॉसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉसेस, अगर लॉसेस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। लॉसेस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी क्या होता है। तो अगर लॉसेस ज़्यादा होगा तो कहीं भी एफिशिएंसी कम हो जाता है, अगर लॉसेस कम होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म, ठीक है। और लॉसेस एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, किस कंडीशन में आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, फिर है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। जो ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन, दो जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, तो वो सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये रहा डीसी जनरेटर का पार्ट्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर है वो डीसी मोटर्स। क्या चैप्टर है, डीसी मोटर्स। अगला जो चैप्टर है आपका वो डीसी मोटर्स का चैप्टर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा डिफरेंट टॉपिक आपको डिस्कस करना है तो वो हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो डीसी मोटर्स क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जो कन्वर्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डीसी मोटर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये इसका भी यहाँ पे प्रिंसिपल बोला गया है, तो प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। किस पे काम करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है ये। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं सिलेबस को। 2.2 में क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर क्या होता है। जैसे ईबी इक्वल टू क्या होता है, तो V माइनस आई ए इंटू आर ए होता है। तो ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा आपको। ठीक है, विद डायग्राम के साथ ये आखिर आया कैसे, बैक ईएमएफ का वैल्यू कैसे आया। ठीक है, ये नहीं कि सीधा याद कर लेना है इसको, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपका बैकबोन पेपर है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। ये कौन सा पेपर है, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन 1। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिस्कस होगा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों। ओके, नेक्स्ट इज द 2.3 में है वोल्टेज इक्वेशन ऑफ मोटर क्या होता है, मतलब V का वैल्यू क्या होगा। फिर टॉर्क इक्वेशन निकालेंगे, मतलब जो घूमता है, जो ये टॉर्क लगता है इस पर रोटर पे, तो वो कैसे घूमता है। ठीक है, आर्मेचर टॉर्क क्या होता है। ठीक है, TA जिसको बोलते हैं, शाफ्ट टॉर्क क्या होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 2.5 में क्या है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट, सीरीज एंड कंपाउंड मोटर्स। ठीक है, क्या क्या करेंगे, शंट मोटर, सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर। इसका हम लोग क्या देखेंगे, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे। ओके, और इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं वो हम लोग देखें। इसका डिफरेंट जो एप्लीकेशंस है, जहाँ जैसे मान लो लेथ मशीन है, या फिर सीरीज मोटर जैसे क्रेन्स में, लिफ्ट में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सारे का अलग अलग एप्लीकेशंस है तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे शंट मोटर क्या है, क्या लेथ मशीन में यूज करते हैं। फिर आपका चाकू धार करने वाला जो होता है उसमें हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे जब पढ़ाने के दौरान। 2.6 है मेथड ऑफ स्टार्टिंग। इसका स्टार्ट करने का मेथड क्या है मोटर को, तो शंट के लिए क्या है, सीरीज के लिए क्या है, कंपाउंड मोटर के लिए क्या है। स्टडी ऑफ स्टार्टर्स, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। इस दोनों में अंतर क्या है वो लोग डायग्राम से हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्रम कंट्रोलर टाइप क्या है, प्रॉब्लम इन स्टार्टर क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सिलेबस तो थोड़ा सा बड़ा है बट हम लोग करेंगे सारे टॉपिक को। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ जाइए कि आपको आ रहा है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे इसमें आएगा टर्म जब डिस्कस करूँगा, तो अभी तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V माइनस आई ए आर ए, यही बैक ईएमएफ है, बटा होता है फ्लक्स। इसी पे सारा हम लोग निकाल लेंगे कि ये इसमें फ्लक्स FI क्या है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, तो इसको डिस्कस करेंगे। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड क्या है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं हम लोग। और फिर वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर क्या है, फ्लक्स, यहाँ भी सेम चीज़ है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड। इफिशियंसी क्या होता है डीसी मशीन का, बाय ब्रेक टेस्ट, एक टेस्ट होता है डीसी मशीन के अंतर्गत, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं डीसी मशीन का बच्चों। 2.11 में आपका एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन बाय स्विनबर्न टेस्ट है। ठीक है, टेम्परेचर टेस्ट को हम लोग मेजर करते हैं, इससे भी हम लोग एफिशिएंसी का पता लगाते हैं कि मोटर का एफिशिएंसी क्या होगा। फिर लॉसेस
तो लॉसेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस, रोटेशनल लॉस है, फ्रैक्शन लॉस है, विंडेज लॉस है, तो ओमिक लॉस है, कॉपर लॉस है, बहुत सारा लॉस है। तो उसके कारण लॉस बढ़ने के कारण एफिशिएंसी तो कम होना ही है। फिर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर का क्या वैल्यू देगा, ठीक है, पी मैक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंट लेक्चर वीडियो के माध्यम से। ओके, तीसरा आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, मतलब डीसी मशीन के बाद, यानी डीसी मशीन का दो पार्ट था, एक डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो डीसी जनरेटर पढ़ लिया, ये डीसी मोटर पढ़ लिया, ठीक है, ये पूरा डीसी मशीन कंप्लीट हो गया, ये दो टॉपिक। फिर आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बोला गया है, ये कौन सा मशीन होता है, एसी मशीन होता है, ये एसी मशीन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से इंटरव्यू में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। अब जैसे इस सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है ये वर्किंग प्रिंसिपल है, तो ये फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का। फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है, ठीक है। फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब इसमें क्या होता है, कोर होता है, ये सारा डिफरेंट देखेंगे हम लोग, कोर किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। लेमिनेशन करते हैं, क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, जैसे सीआरजीओ मटेरियल करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, तो सारा हम लोग देखेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ कोर कैसा लेते हैं, वाइंडिंग कैसा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर जो है, जैसे कोर टाइप है, सेल टाइप, उसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, आइडिया है वो ट्रांसफार्मर एक्सेसरीज सच एज कंजर्वेटर टैंक क्या है, ब्रीदर क्या है, ये सारा देखेंगे, ठीक है। एंड एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, तो सारा हम लोग फिगर के माध्यम से इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं। आपका सिलेबस जो है यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। 3.3 से हम लोग चलते हैं अब। 3.3 में क्या बोला गया है, तो कूलिंग मेथड, ट्रांसफार्मर को कूल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मशीन है तो ऑब्वियसली हीट के कारण वो गर्म होगा तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, इंसुलेशन फेलियर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग मेथड प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑयल कूलिंग करते हैं हम लोग, तो ऑयल कूलिंग करने का दो रीज़न है, इंसुलेशन और मतलब जो ऑयल डाला जाता है उसका दो पर्पस होता है, एक इंसुलेशन और कूलिंग के लिए, ठीक है। तो हम लोग कूलिंग मेथड्स देखेंगे कैसे कैसे इसको ठंडा किया जाता है, इसका केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करते हैं। ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, जैसे ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर का होता है, E = 4.44 φm एफ एन होता है, एफ फ्रिक्वेंसी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, फाइम मेन फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स, ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये कैसे, इसका डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, भाई भी आई है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरा एक्चुअली आई हैव मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे E1/E2, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, जैसे मान लीजिए V1/V2 इक्वल टू N1/N2, लेकिन यहाँ पे करंट के टर्म में उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है I2 क्या हो जाता है, I1 हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, अभी तो ये डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस को। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड पे इसका फेजर डायग्राम क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नो लोड फेजर डायग्राम में वर्किंग कंपोनेंट और आयरन मैग्नेटाइजिंग करंट सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे ये रिजल्टेंट यहाँ पे देता है, ठीक है। तो सारा डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसे ही ओवरव्यू दे रहा हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस क्या है, तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर विथ वाइंडिंग रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक लीकेज पे इसका फेजर डायग्राम क्या होता है, हम लोग बेसिक से सीखेंगे। फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने सीखेंगे, याद नहीं करना है कि याद कर लिए हम लोग, ठीक है। नो लोड पे फेजर डायग्राम क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, ओके। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या है, अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है। रेगुलेशन एट वेरियस लोड्स एंड पावर फैक्टर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर जैसे आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। तो आयरन लॉस के अंदर दो लॉस होता है। जैसे लॉसेस की अगर बात करें जस्ट ओवरव्यू, तो दो टाइप का लॉस होता है। आयरन लॉस को एक कॉपर लॉस बोला जाता है PI, एक होता है PCU। अब इसके अंतर्गत भी आयरन लॉस में दो लॉस होता है, एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, एक ईडी करंट लॉस होता है। तो हम लोग सब देखेंगे, ठीक है, अभी जस्ट ओवरव्यू दिया मैंने। फिर ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं हम लोग, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट के हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो आयरन लॉस को मेजर करते हैं, ठीक है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि आयरन लॉस कितना हो रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो हम लोग पता लगा सकें, ओके बच्चों। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका सिलेबस है, ठीक है। मतलब ये जो पेपर है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है,
किसी भी एग्ज़ाम पर्पज़ से, सेमेस्टर हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो अगर आप अच्छे से यहाँ से परफॉर्म करते हो तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसलिए किया जाता है कि इससे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर लॉस का मेजरमेंट करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर लॉसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसलिए इस टेस्ट को परफॉर्म कराया जाता है। फिर एफिशिएंसी क्या होता है, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है, किसी भी मशीन से सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का ही होता है। तो लेकिन डिफरेंट लोड्स पे हम लोग चेक करेंगे, हाफ लोड 50%, हाफ लोड को ही 50% लोड होता है, 75% लोड पे क्या होगा, मतलब हाफ लोड, 75% लोड, ये सारे पे हम लोग चेक करेंगे। फुल लोड मतलब 100% लोड है इस, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को हम लोग cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब देखेंगे हम लोग, ये तो आप पढ़े होंगे पावर फैक्टर कैसे डिफाइन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, जब कॉपर लॉस, जो आयरन लॉस है वो कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा, यानी आयरन लॉस को ही कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फंडामेंटल आप पहले भी पढ़े होंगे। फिर ऑल डे एफिशिएंसी क्या है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का हम लोग क्यों करते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। जैसे मान लीजिए एक जगह ट्रांसफार्मर खराब हो गया, एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो दूसरा ट्रांसफार्मर उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड करता रहेगा, तो वो भी देखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, मतलब एक ही वाइंडिंग होता है, वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसको क्या बोलते हैं, वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग वेरिएक के तौर पे यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, ओके। वेरिएक, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएक के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं लैब में, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका होने जा रहा है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एप्लीकेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है, नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। चौथा क्या है, इंट्रोडक्शन टू थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो देखिए अब ये सिंगल फेज का हम लोग डिस्कस कर लिए, अब थ्री फेज। तो कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑपरेशन सेम चीज़ है, पैरेलल ऑपरेशन यहाँ करेंगे। कनेक्शंस, बहुत सारा कनेक्शन होता है, स्कॉट कनेक्शन, टीटी कनेक्शन, वीवी कनेक्शन। इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर बाहर में जो आप देखते हो आउटसाइड में, वो थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ही ट्रांसफर होता है। वेरियस कनेक्शंस क्या है इसका ग्रुप्स होता है बहुत सारा। चॉइस ऑफ कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे इनपुट में क्या आता है, डेल्टा आता है, आउटपुट में क्या आता है, स्टार आता है। स्कॉट कनेक्शन, थ्री फेज से टू फेज कन्वर्सन करने के लिए हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, थ्री फेज से टू फेज कन्वर्सन करने के लिए। और वाइस वर्सा, मतलब टू फेज से थ्री फेज, थ्री फेज से आप टू फेज, या टू फेज से थ्री फेज कन्वर्सन करने के लिए। इसका एप्लीकेशन कहाँ है थ्री फेज का, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या है, जैसे फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, पर यूनिट इम्पीडेंस सेम होना चाहिए, लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो सब इक्वल होना चाहिए, टर्न्स रेशियो सेम होना चाहिए, पोलरिटी सेम होना चाहिए। तो सारा कुछ हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चौथा जो टॉपिक था, ये इंट्रोडक्शन टू थ्री फेज ट्रांसफार्मर से था, ओके। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, तो आपको लग रहा है ये 4 ही यूनिट यहाँ पे पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद लैब का है, तो आपको 4 ही यूनिट पढ़ना है बच्चों, ठीक है। देयर आर 4 यूनिट्स, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ना क्या है, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। 4 यूनिट्स में आपको डिस्कस क्या क्या करना था। तो पहला जो आपको पढ़ना है वो है आपका फर्स्ट इज द डीसी जनरेटर। बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। आप पढ़िएगा, मेरा देखिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, हम पढ़ाते भी हैं, ठीक है। डीसी जनरेटर, फिर डीसी मोटर, ओके। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, ओके। 15 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, बीटेक वालों को पढ़ाया है, डिप्लोमा वालों, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ नहीं पढ़ाता, रांची में पढ़ाया है, प्लाजा के पास, डिफरेंट कम्पिटिटिव बैचेज को मैं पढ़ाया है, ठीक है। तो तीसरा जो है डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, फिर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है आपका बच्चों, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ओके। फिर चौथा जो है आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। तो यही आपका फुल सिलेबस है, ये मशीन 1 का पार्ट है। फिर सिंक्रोनस मशीन आएगा, इंडक्शन मशीन आएगा, वो शायद मशीन 2 में पढ़ना होता है, तो अगला सेमेस्टर में 5th या 6th सेमेस्टर में होगा मे बी, ठीक है। तो आपको 4 यूनिट पढ़ना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मैं आपको चारों यूनिट कवर करवाऊंगा विथ गुड एक्सप्लेनेशन के साथ। एक क्वालिटी कंटेंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सेमेस्टर पास करने से नहीं होगा बच्चों। आप ऐसा पढ़ो ताकि आपको कम्पिटिटिव बैच भी निकल जाए और सेमेस्टर में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाओ, ठीक है। तो हम लोग डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर अगर बात करें थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाएँ हम लोग बच्चों, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो 2 पार्ट है, ये आपका डीसी मशीन में कहलाता है। ये कौन सा मशीन है, डीसी मशीन। और ये जो दिख रहा है ये एसी मशीन होता है। कौन सा मशीन है, एसी मशीन होता है, ठीक है। तो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे, डीसी मशीन क्या होता है, एसी मशीन क्या होता है, ठीक है। तो 2 टॉपिक आपको यहाँ पे 4th सेमेस्टर में पढ़ने के लिए बोला गया है, एक डीसी मशीन, एक एसी मशीन। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मशीन, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट मशीन,
तो ट्रांसफार्मर और एक पोर्शन है डीसी मशीन का पार्ट। डीसी मशीन दो पार्ट में है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। एसी मशीन का ये जो ट्रांसफार्मर वाला पार्ट है इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो बहुत अच्छा सिलेबस है बच्चों, तो हम लोग बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।